सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा और इसके बिना तो जीवन जीना भी असंभव। ये रक्त हमारे शरीर के अंदर कितना महत्वपूर्ण है, इस रक्त के क्या क्या कार्य हैं, रक्त कहाँ बनता है, इसका पीएच क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हमें जानना जरूरी है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बात करें हम कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, तो प्रत्येक कक्षा के अंदर ये रक्त का टॉपिक है। और बात करें हम कंपटीशन लेवल की, तो कंपटीशन के अंदर भी रक्त एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो आज हम रक्त के बारे में महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपसे हम साझा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। रक्त एक उत्तक है। कैसा उत्तक है? तो तरल उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। दूसरी बात, रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, मैं पहले जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया, हार्ट का स्ट्रक्चर, और जब हार्ट की मैंने क्रियाविधि पढ़ाई थी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया था मनुष्य के अंदर, और जब मैंने आपको डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन आपको पढ़ाया था, उस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्या वर्क करता है। देखिएगा, ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन। रक्त का माध्यम कैसा होता है? छोटा सा प्रश्न, स्कूली शिक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है और कंपटीशन में बहुविकल्पी प्रश्नों के तौर पे पूछा जाता है। तो यहां पे इसका जो आंसर है, रक्त का माध्यम होता है क्षारीय। रक्त का माध्यम होता है क्षारीय। जब कभी भी पीएच का मान 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय, और जब कभी भी पीएच का मान 7 से कम तो उसे हम कहते हैं अम्लीय। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि रक्त का पीएच मान 7 से अधिक है, इसलिए तो क्षारीय है। 7 से अधिक कितना होता है? तो रक्त का पीएच होता है 7.4। प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड जो है, रक्त, इस रक्त का फॉर्मेशन कहां होता है? इस रक्त का निर्माण कहां होता है? यह प्रश्न पूछा जाता है। मानव शरीर के किस भाग के अंदर रक्त का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रक्त का निर्माण होता है? तो हमारे शरीर का एक हिस्सा है बोन मेरो। बोन मेरो जिसे हम कहते हैं हिंदी में अस्थि मज्जा। तो हमारे शरीर के अस्थि मज्जा वाले भाग के अंदर रक्त का निर्माण होता है, रक्त का फॉर्मेशन होता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रूणावस्था के अंदर, भ्रूणावस्था के अंदर रक्त का निर्माण कहां होता है? तो भ्रूणावस्था के अंदर रक्त का निर्माण होता है प्लीहा के अंदर। छोटी छोटी बातें जो थी मैंने यहां से आपको क्लियर करवा दी। पहली बात, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। दूसरी, इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन है। तीसरा, रक्त का माध्यम क्षारीय होता है, पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूणावस्था के अंदर रक्त का निर्माण कहां होता है? प्लीहा के अंदर होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 6 नंबर बिंदु पर। 6 नंबर पे हम बात करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर रक्त की मात्रा होती है 5 लीटर। बाकी इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है,
लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति की बात की है कि नॉर्मल व्यक्ति के अंदर रक्त की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 5 लीटर होती है। तो ये हो गए हमारे 6 बिंदु। इसके आगे हम चलेंगे रक्त के प्रकारों के अंदर, रक्त के भागों के अंदर। अगर हम नॉर्मली बात करें रक्त के भागों की, तो रक्त के 2 भाग होते हैं। एक होता है द्रव्य भाग जो प्लाज्मा के रूप में होता है, और एक होता है ठोस भाग जो कि होता है कणिका के रूप में। तो यहां से मैं सीधा लिख रहा हूं, रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और कणिका। अब ये रक्त अपने आप में कितना है? ये रक्त अपने आप में 100% है। कोई भी मात्रा अपने आप में 100% होती है। इस 100% का प्लाज्मा है 55% और ये कणिका है 45%। यानी कि मानव शरीर के अंदर कुल रक्त का 55% 55% प्लाज्मा है और 45% क्या है? कणिका है। प्लाज्मा को हम आगे और डिवाइडेड करते हैं। प्लाज्मा के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है जल और एक होता है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। जो जल है, जो वाटर है, वो प्लाज्मा में कुल पाया जाता है लगभग 92%। ये प्लाज्मा 55% है, लेकिन प्लाज्मा अपने आप में तो 100% है कि नहीं है? तो कुल प्लाज्मा का 92% जल है और कुल प्लाज्मा का 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होता है। इतनी सी बात आपको याद रह जाएगी। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा, 45% भाग कणिका, कुल प्लाज्मा का 92% भाग जल, कुल प्लाज्मा का 8% भाग कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। इसके बाद हम चलेंगे कणिका के विभाजन के अंदर। कणिका को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम कहते हैं लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स को कहते हैं बिंबाणु। इसके स्पेशल नाम हम लिखेंगे और एग्जाम के अंदर स्पेशल नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि आरबीसी का स्पेशल नाम है एरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि जो ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं या केंद्रक युक्त होती हैं। तो हम बात करेंगे कि ये हो गई हमारी आरबीसी, ये हो गई डब्ल्यूबीसी, ये हो गई प्लेटलेट्स। हमने 3 कोशिकाएं बनाई है। इन तीनों में केवल मात्र यही एक ऐसी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। बाकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, न आरबीसी के अंदर पाया जाता है, न प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है, केवल मात्र डब्ल्यूबीसी के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है। इसलिए हम कहेंगे आरबीसी केंद्रक विहीन कोशिका है, प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन कोशिका है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इनके जीवन काल के बारे में बात करते हैं कि इनका जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और दूसरे नंबर पे बात करें ल्यूकोसाइट की यानी कि डब्ल्यूबीसी की, तो इसका जीवन काल लगभग 4 से 7 दिन तक कह सकते हैं हम। तो इसका जीवन काल आप लिख देना 4 से 7 दिन तक। और इसके आगे बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की, तो इसका जीवन काल होता है 10 दिन।
जीवन काल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, और स्कूली शिक्षा के अंदर ये 1 नंबर के सवाल में आ सकता है या फिर बड़े सवाल में आ गया तो सम्मिलित रूप से आपको याद रखना जरूरी है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 7 दिन, प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन। इसके बाद हम एक एक कार्य पढ़ लेते हैं। आरबीसी का कार्य है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना, डब्ल्यूबीसी का कार्य है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, और प्लेटलेट्स का कार्य है हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमाना। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सी कणिका जिम्मेदार होती है, प्लेटलेट्स। हमारे शरीर को प्रतिरक्षा कौन सी कणिका प्रोवाइड करवाती है, डब्ल्यूबीसी। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, आरबीसी। इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन नाम से, वो भी आप याद रखें। अब चलते हैं हम आगे डब्ल्यूबीसी के विभाजन के अंदर। तो डब्ल्यूबीसी को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक विभाजित करेंगे हम कणिकाणु, और दूसरा विभाजन हम करेंगे अकणिकाणु। कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु को आगे जाके हम 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला भाग होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा भाग है बेसोफिल, और तीसरा भाग है इयासिनोफिल। तो ये कुल 3 भाग हो गए कणिकाणु के, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयासिनोफिल। और वहीं अकणिकाणु को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा होता है मोनोसाइट। तो कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए अकणिकाणु के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कणिकाणु के 3 पार्ट हो गए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयासिनोफिल। तो डब्ल्यूबीसी में आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कणिका है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने का। हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रोवाइड करवाने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। यहां पर जो ये लिम्फोसाइट है, इस लिम्फोसाइट को आगे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट, और एक होता है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार रूप देते हैं कि डब्ल्यूबीसी का काम है प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराना। न्यूट्रोफिल जो है वो हमारे शरीर के अंदर भक्षक कोशिकाएं कहलाती हैं। भक्षक कोशिकाएं कहलाती हैं क्योंकि यह जीवाणु, कीटाणु अर्थात प्रतिजनों का भक्षण करती हैं। जीवाणु, कीटाणु या प्रतिजनों का हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रोफिल भक्षण करती है, इसलिए इसे कहते हैं भक्षक कोशिकाएं। और मोनोसाइट जो है, इस मोनोसाइट को कहते हैं महाभक्षक कोशिकाएं। इन दोनों में अंतर है, जरूर याद रखना कि हमारे शरीर के अंदर महाभक्षक कोशिकाएं तो कहलाती है मोनोसाइट, लेकिन भक्षक कोशिकाएं कहलाती हैं न्यूट्रोफिल। उसके बाद बात करें हम लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर की प्राथमिक कोशिकाएं लिम्फोसाइट हैं जो हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रोवाइड करवाती। तो ये तो था हमारा रक्त के भाग वाला टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा अपने मित्रों तक, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।